फिल्म की शुरुआत एक जर्मन सैन्य ट्रक से होती है जो रूसी क्षेत्र के पास एक बर्फीले जंगल में रुकता है। जैसे ही वो ठंडे बर्फीले जंगल में कदम रखता है, कमांडर अपने सैनिकों को रूसी जोड़े के बंदियों को गिरवाने का निर्देश देता है। सैनिक उस पुरुष और महिला को एक साथ पकड़े हुए हैं, जबकि पुरुष के सिर पर एक बोरी बंधी है। जब सैनिक एक चट्टान जैसी जगह पर पहुंचे, हालांकि रूसी जोड़ा भाषा की बाधा के कारण उन्हें समझ नहीं पाता। जर्मन इस जोड़े का मजाक उड़ाते हैं जब तक कि कमांडर अपना धैर्य खोकर उन्हें मारने का फैसला नहीं कर लेता। अचानक एक गोली चलती है जिससे कमांडर तुरंत मर जाता है। इससे नाजी सैनिक प्रभावित होते हैं जिन्होंने अपराधी को पकड़ने की कोशिश की। हालांकि अज्ञात बंदूकधारी बाकी सैनिकों को सफलतापूर्वक मार गिराता है। जोड़ा उसे बचाने के लिए धन्यवाद देता है और साथ ही घटना के बारे में बताता है, लेकिन हमलावर सुनता नहीं और वहां से चला जाता है। रूसियों का एक समूह बर्फ से ढके जंगल से होकर गुजरता है। ठंड के बावजूद एक खास मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता है और अपने एक घायल दोस्त को साथ लेकर अपनी मुश्किलों के बावजूद वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं ताकि ठंड से बच सकें, जो उन्हें जंगल को आसानी से पार करने से रोकती है। डैड एक सोते हुए आदमी को देखता है जो ठंड से लगभग मर चुका है। इससे पहले कि वे उसे ला पाते, डैड उसे निहत्था कर देता है और अपने साथी कॉन्स्टेंटिन से उसकी पुष्टि करने के लिए कहता है। वे उसे बंदी बनाकर रखते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि उसकी जैकेट में कोई हथियार नहीं छिपा है और अपने जीवन के बारे में बातें कर रहा है। उन्होंने खुद को गर्म रखने के लिए एक अलाव जलाने का फैसला किया है और इस बीच उसके चारों ओर गपशप भी कर रहे हैं। जब सार्जेंट रेडगोस से नाराज हो जाता है, लेफ्टिनेंट हस्तक्षेप करता है और उसे चुप रहने का आदेश देता है। इसके बजाय घायल कोलिया उन्हें एक कहानी सुनाकर माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से कोलिया की कहानी सुनाने के कुछ ही समय बाद मृत्यु हो गई। समूह उसके निधन पर शोक मनाता है। जर्मन सैनिक मापदंडों की जांच करते हैं और अपनी बटालियन में हताहतों की संख्या का पता लगाने और गिनने की कोशिश करते हैं। उनकी यात्रा तब तक जारी रहती है जब तक उन्हें पास में एक खाली इमारत नहीं दिखाई देती। इसलिए उन्होंने वहां रुकने का फैसला किया है, क्योंकि कुछ ही घंटों में रात हो जाएगी। जब लेफ्टिनेंट सो रहा होता है तो कैदी उसकी बंदूक चुरा लेता है। जब वो उसे जगाता है तो लेफ्टिनेंट तुरंत उसकी बंदूक मांगता है और कैदी सिगरेट की एक स्टिक के लिए मोलभाव करता है। जब सार्जेंट अपनी बंदूक वापस लेता है तो वह कैदी से बंदूक मांगता है और उसे चेतावनी देता है कि वह यह स्टंट दोबारा न करे। इसके बाद डेड कॉन्स्टेंटिन और रेवेल का ध्यान आकर्षित करता है और उन्हें नाजी सैनिकों के उनके अस्थायी आश्रय के पास आते ही भाग जाने की चेतावनी देता है। डेड, सिंपल्टन, वेरा और लेफ्टिनेंट एक लकड़ी के पीछे छिपे रहे, जबकि कोस्त्या और सार्जेंट उस खाली पड़े घर का निरीक्षण कर रहे थे जो उन्हें मिला था। जब उन्हें पता चलता है कि उस इलाके में कोई नहीं है तो कोस्त्या उन लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगता है जो इंतजार कर रहे हैं। रेवेल तुरंत सार्जेंट को मेज पर रखे पेय पदार्थ से पीने से रोकता है। डेड के आते ही रेवेल और सार्जेंट शराब वाले गिलास से जूझते हैं। डेड के हस्तक्षेप से क्रोधित सार्जेंट रेवेल को जमीन पर पटक देता है। डेड उन्हें आगे लड़ने से रोकता है। डेड सार्जेंट से कहता है कि उसने उसे इसलिए बचाया है क्योंकि नाजियों ने मेज पर रखे खाने में जहर मिला दिया था। कुछ ही पल बाद वेरा और सिंपल्टन घर में दाखिल होते हैं। वेरा गर्म कपड़ों की मांग करती है, इसलिए कैदी उस इलाके की तलाशी लेता है। डेड और लेफ्टिनेंट डेड के दोस्त के घर के आसपास की जांच करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें खलियान में लाशें मिली। डेड इन लोगों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त करता है। डेड इन लोगों के अवशेषों को जमीन पर पड़े कंबल से ढकने का फैसला करता है। उसी समय जर्मन सैनिक अपने सैन्य वाहन से उस जगह की ओर जा रहे हैं जहां उनके सैनिक मारे गए थे। उनकी बटालियन ब्राउन और क्लेन के नेतृत्व में स्नानागार की ओर जा रही है। डेड, कोस्त्या, सिंपल्टन और लेफ्टिनेंट एक गांव की तलाश करेंगे ताकि उन सामानों को वापस ला सकें जो उन्हें जीवित रहने में मदद करेंगे। इस बीच वेरा और सार्जेंट घर में ही रहेंगे ताकि महिला को जाने से पहले आराम करने का समय मिल सके। दूसरी ओर वेरा उनके जाने के बाद भी खिड़की के पास अपने आसपास का निरीक्षण करने के लिए रुकती है। जब वह जर्मन ट्रकों को अपने इलाके की ओर आते देखती है तो वह भाग जाती है। जर्मन सैनिक वेरा और सार्जेंट के घर के पास वाले गेट पर पहुंचते हैं। क्लेन सैनिकों को आदेश देता है और उसके आदमी सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पैरामीटर सुरक्षित करते हैं। क्लेन के मुंह से अनावश्यक आवाजें निकल रही हैं, जिससे ब्राउन और बाहर इंतजार कर रहे सैनिक घबरा जाते हैं। हैरानी की बात है कि क्लेन अपने साथियों का मूड हल्का करने के लिए ऐसा करके बस अपना मनोरंजन कर रहा है। क्लेन और ब्राउन घर में प्रवेश करते हैं और क्लेन अपने कमांडर को गर्व से उस खाने की व्यवस्था के बारे में बताता है जो उसने दुश्मनों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाई थी। मेज पर परोसे गए खाने से पहले ही 4 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं और आने वाले दिनों में और भी मारे जाने की उम्मीद है। क्लेन अपने आदमियों को मेज से खाने का चारा हटाने का निर्देश देता है। फिर ब्राउन क्लेन से अनुरोध करता है कि वह उसके लिए खाने के लिए दूसरा खाना तैयार करे।
जब डैड, सिंपल्टन, कॉस्टिया और लेफ्टिनेंट सार्जेंट को भागते हुए देखते हैं तो वे घर की ओर जा रहे होते हैं। लेफ्टिनेंट सार्जेंट से उसकी अवज्ञा के बारे में पूछता है और सार्जेंट उसे उस घर के अंदर जर्मनों की मौजूदगी के बारे में बताता है जहां वे रुके थे। लेफ्टिनेंट को निराशा होती है। वह सार्जेंट के मुंह पे मुक्का मारता है ताकि उसे चुप करा सके। जब एक जर्मन सैनिक सुअर के बच्चे को अपने वाहन पर ले जाता है तो सैनिक जश्न मनाते हैं। सैनिक इस घटना को रिकॉर्ड करने के बारे में सोचते हैं और एक तस्वीर के लिए पोज देते हैं। फिर सैनिक खुशी से गाना गाता है जब उनमें से एक सुअर के पैर पकड़े हुए उसके साथ नाचता है। अचानक गोली लगने का एक घाव दिखाई देता है। खून के छींटे बर्फ पर पड़ जाते हैं और खून सैनिक के चेहरे पर फैल जाता है। फिर पता चलता है कि ब्राउन अपने सैनिकों की साधारण खुशी को बिगाड़ते हुए सुअर को गोली मार देता है और उन्हें याद दिलाता है कि कोई भी खाने से नहीं खेलता। फिर ब्राउन ऐसे मुंह फेर लेता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्लेन अंदर जाते हुए ब्राउन से आराम करने के लिए कहता है, लेकिन ब्राउन उसकी सलाह को अनसुना कर देता है। वेरा मेज के पास छिपी रहती है और घर में उनके ठहरने के दौरान उनकी बातचीत सुनती रहती है। दूसरी ओर डैड, सिंपल्टन, कोस्टिया और लेफ्टिनेंट पीछे खड़े होकर यह सोचने की कोशिश करते हैं कि कैसे जवाबी हमला किया जाए। वे गिनने की कोशिश करते हैं कि घर के अंदर फंसी वेरा को बचाने के लिए पास कितने जर्मन सैनिक हैं जिन्हें उन्हें मारना होगा। साथ ही ब्राउन और क्लेन कुख्यात रेड गोस्ट की सत्यता पर बहस करते हैं जो नाजी सैनिकों को निशाना बनाता है। हालांकि ब्राउन अप्रत्याशित रूप से उस संदूकनुमा कपड़े की अलमारी पर बैठ जाता है जहां वेरा छिपी हुई है। वह खुद को कोई भी आवाज करने से रोकती है कि कहीं जर्मनों को जंगल के नीचे उसकी मौजूदगी का पता न चल जाए। डैड सिंपल्टन को बताता है कि नाजियों से निपटने में वे भी प्रसिद्ध रेड गोस्ट की तरह चालाक होंगे। ब्रॉन, क्लेन और गुंथर को खड़े होने का आदेश देता है और उन्हें इतने लंबे समय तक अपने फैसलों को नजरअंदाज करने के लिए डांटता है। जब ब्राउन उन पर गुस्से से बरस रहा होता है, गुंथर वेरा की बेवजह की आवाज पर ध्यान देता है। हालांकि वह इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। डैड वेरा को बचाने के मौके की प्रतीक्षा करते हुए सिंपल्टन को लाल भूत के बारे में बताता रहता है। डैड सिंपल्टन को बताता है कि लाल भूत जर्मनों पर तब हमला करता है जब वे सबसे कमजोर होते हैं या जब उनके पहरेदार कमजोर होते हैं। फिर डैड स्वीकार करता है कि नाजियों ने उनके शहर को जलाया था और केवल वे और कॉन्स्टेंटिन ही बच पाए क्योंकि वे जंगल में छिपने में सक्षम थे। सिंपल्टन तब लाल भूत की क्षमताओं से चकित होता है, लेकिन वे जानना चाहता है कि वे कहां है और अकेले होने के बावजूद वे अपनी लड़ाई कैसे बचा लेता है। इस बीच अहाते में तैनात जर्मन सैनिक इस मौके का फायदा उठाते हैं और अपने साथियों से आराम करते हैं। गुंथर फिर उस घर में जाता है जहां ब्राउन और क्लेन खाना पहुंचाने के लिए ठहरे हुए हैं, लेकिन वेरा की आवाज उसका ध्यान एक बार फिर खींच लेती है। वेरा अलमारी के अंदर अपनी जगह ढूंढने के लिए संघर्ष करती है क्योंकि उसे गीलापन महसूस होने लगता है और एमनियोटिक द्रव उसके पैरों पर जमा होने लगता है। गुंथर दौड़कर अलमारी की ओर जाता है और देखता है कि गर्भवती वेरा संघर्ष कर रही है। वेरा उसे अपनी जान बख्शने की विनती करती है और गुंथर ढक्कन बंद करके बाहर निकलने का फैसला करता है, लेकिन ब्राउन को गुंथर के व्यवहार में कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो अलमारी की जांच कर पाए और गुंथर को उसकी उपलब्धि के लिए बधाई देता है। ब्राउन वेरा को ट्रंक छोड़ने का आदेश देता है। गुंथर की मदद से तुरंत उससे पूछताछ करता है और साक्षात्कार के दौरान कुछ जानकारी हासिल करता है। वेरा झूठी जानकारी देकर जर्मनों को धोखा देने की कोशिश करती है, लेकिन क्लेन दीवारों पर लगी तस्वीरों की जांच करता है। वेरा तब बताती है कि वो जंगल में भटक गई थी, लेकिन गुंथर उसे यह समझाकर मदद करने की कोशिश करता है कि घर के मालिक उसके रिश्तेदार हैं। ब्राउन वेरा को अपनी जान बचाने के लिए लाल भूत के बारे में जो कुछ भी पता है उसे बताने के लिए मनाता है, लेकिन वेरा को कुछ भी नहीं पता। वो अपने बच्चे की रक्षा के लिए ब्राउन से उसे न मारने की विनती करती है, लेकिन क्लेन उस इलाके की तलाशी लेता है और उसे कुछ ऐसा मिलता है जिससे वेरा की पहचान उजागर हो जाती है। ब्राउन क्लील को आदेश देता है कि वह जाने से पहले वेरा को उसकी बेईमानी के लिए प्रताड़ित करे। वेरा पीली और खून से लथपथ दरवाजे से बाहर निकलती है। डैड, सिंपल्टन, रेवेल और लेफ्टिनेंट उसे बचाने के लिए चुपके से बाहर निकलते हैं। जैसे ही क्लीन उसे गोली मारने की तैयारी करता है, रूसी सो रहे जर्मन सैनिकों को चुपचाप मारने की कोशिश करते हैं, जबकि वेरा अपनी फांसी टालने के लिए क्लीन से कुछ भी कहती है। क्लीन गंथर के हाथ पर बंदूक रख देता है। जब वो अपनी प्रार्थना का अनुवाद कर रही होती है, वह उसे जाने से पहले वेरा को मारने के लिए 2 मिनट का समय देता है। क्लीन और जागे हुए सैनिक लड़ते हुए रूसियों और जर्मनों को सुन नहीं पाते क्योंकि पृष्ठभूमि में संगीत बज रहा है। रूसी नाजी सैनिकों को चुपचाप मारने की कोशिश करते हैं ताकि अहाते में बचे हुए सैनिकों को परेशानी न हो। जैसे ही गंथर ट्रिगर दबाने वाला होता है, किसी ने उसके सिर में गोली मार दी। हर कोई घबरा जाता है क्योंकि इस अप्रत्याशित हमले से वेरा की जान बच जाती है। जब रूसियों ने रेड घोस्ट को जर्मन सैनिकों को मारने के लिए यार्ड में बम फेंकते देखा तो सिंपल्टन वेरा की मदद के लिए दौड़ा। लेफ्टिनेंट और सार्जेंट इस मौके का फायदा उठाते हैं और नाजियों को मारने में रेड घोस्ट की मदद करते हैं और वे दोनों तरफ से हमला करने के लिए अलग हो जाते हैं।
क्लेन और ब्राउन सोना में शरण लेते हैं, जबकि दोनों पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं। रेड घोस्ट और रूसियों ने अंततः अधिकांश जर्मन सैनिकों को हरा दिया, सिर्फ क्लेन, कुछ सैनिक और नंगा ब्राउन ही बचा। दूसरी ओर ब्राउन भागने में कामयाब हो जाता है, जबकि क्लेन मृत होने का नाटक करता है। लाल भूत के ठीक होने का इंतजार करते हुए रूसी जर्मनों द्वारा बनाया गया खाना खाते हैं। वे सभी अपनी मुठभेड़ से थके हुए और भूखे हैं, इसलिए वे सभी अपना पेट भरने के लिए जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। सार्जेंट और फिर अपना खाना जारी रखने के लिए तुरंत वहां से निकल जाता है। हालांकि क्लेन के शरीर पर ठोकर लगने के बाद सार्जेंट ने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए उसे लात मारी। क्लेन अपनी चाल का पता लगाने से बचने के लिए बिना हिले डुले खड़ा रहता है। सार्जेंट और लेफ्टिनेंट अपने अगले कदम पर विचार कर रहे होते हैं जब वेरा की चीख से बाधित हो जाते हैं। वेरा उन्हें बताती है कि उसका बच्चा आने वाला है। इस बीच नाजी फंसी हुई कार को बर्फ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तभी वे ब्राउन को एक ड्रेस पहने उनकी ओर दौड़ते हुए देखते हैं। जब स्टीगर ब्राउन की शक्ल देखता है तो वह अपने आदमियों को हथियार डालने का आदेश देता है और ब्राउन के फैशनेबल पहनावे की तारीफ करता है। डेड वेरा को जन्म देने में मदद करने के लिए एक दाई का काम करती है। कुछ ही सेकंड बाद वेरा एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है और रेड घोस्ट अपनी गहरी नींद से जाग जाता है। जब रेड घोस्ट जागता है तो वह तुरंत अपनी बंदूक पकड़ लेता है और भाग जाता है। लेफ्टिनेंट और सार्जेंट वुल्फ और कोस्तिया लड़ाई के लिए तैयार होते हैं और रेड घोस्ट का पीछा करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उसे दूर से जर्मनों के आने की गंध आती है। स्टीगर अपने नासियों को घर को घेरने और इलाके को सुरक्षित करने का निर्देश देता है। अब सैनिकों को रेड घोस्ट के सहयोगियों को चकमा देने और लड़ाई के दौरान उनके साथियों को मारने के लिए भेजा जाता है। स्टीगर ने कई ग्रेनेड हमलों का निर्देश दिया ताकि जैसे ही उनके उपकरण पहुंचे वे अपने दुश्मनों को नष्ट कर दे। इससे वे घर तबाह हो गए जहां वे छिपे हुए थे। वेरा, बच्ची और सिंपल्टन भाग गए, जबकि डेड ने कोस्तिया को अपने पद से इस्तीफा देने का आदेश दिया और खुद उसकी जगह ले ली। ब्रॉन फिर स्टीगर से सैनिकों का अनुरोध करता है ताकि वो अपने असफल मिशन के बाद अपना सम्मान वापस पा सके, और स्टीगर उसकी मांग मान लेता है। जैसे ही सैनिक आगे बढ़ता है, लेफ्टिनेंट उन पे गोलियों की बौछार कर देता है, जिससे वे तुरंत मर जाते हैं। बमबारी जारी रहती है, लेकिन रेड घोस्ट छिपा रहता है और चुपचाप अपराधियों को निशाना बनाता है। वो उन्हें मार देता है और उनके सिर में गोली मार देता है। स्टीगर और उसका प्रशिक्षु अब उसके आदेशों का पालन नहीं करते। कुछ ही सेकंड बाद एक बड़ा विस्फोट होता है जब उनकी दिशा में एक विस्फोटक फेंका जाता है। युद्ध तब शुरू होता है जब ब्राउन और उसके लोग अपने विरोधियों के करीब पहुंचते हैं। रूसी अपने असंख्य नाजी विरोधियों को मात देने के अपने प्रयासों में कभी हार नहीं मानते। हालांकि संख्या में कम होने के कारण उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। एक नुकसानदेह स्थिति है क्योंकि उन्हें एक बटालियन का सामना करना होगा। वे अपने ठिकाने के पास हुई गोलीबारी और ग्रेनेड विस्फोटों में घायल हो गए। डेड सार्जेंट की जान बचाता है अपने शरीर का इस्तेमाल करके, खुद पर निशाना साधी गई गोलियों को पकड़ लेता है। कोस्तिया को ब्राउन ने गोली मार दी है। लेफ्टिनेंट को एक बम दिया जाता है। वेरा और उसके बच्चे को सिंपल्टन बचा लेता है। रेड घोस्ट खुद को ब्राउन के साथ हाथापाई में उजागर करता है, जहां वह राइफल में एक चाकू डालता है। दोनों लड़ते हैं और अपनी बंदूकों से एक दूसरे भी घायल करते हैं। एक के बाद एक मुक्के, एक के बाद एक घाव। जब ब्राउन रेड घोस्ट को गोली मारने की कोशिश करता है तो वह उसे जल्दी से चाकू मार देता है और ब्राउन खून से लथपथ अपने घुटनों पर गिर पड़ता है। दूसरी ओर क्लेन रेड घोस्ट को पीछे से गोली मारता है और फिर कोई जवाबी गोली चलाता है। फिल्म का अंत अभिनेता को जर्मन सैनिकों द्वारा पकड़ लिए जाने और रेड घोस्ट को ढूंढने के लिए कहे जाने के साथ होता है। जर्मन सैनिक ग्रामीणों पर गुटबाजों का बचाव करने के लिए क्रोधित है, जिससे अभिनेता को पीड़ा झेलनी पड़ रही है। अभिनेता के पलटवार करते ही रेड घोस्ट प्रकट होता है। वह ग्रामीणों को जर्मन सैनिकों को परास्त करने में मदद करता है। अभिनेता जब खड़ा होने के लिए संघर्ष करता है तो ग्रामीण उसकी मदद करते हैं। तब पता चलता है कि कोस्तिया ही असली रेड घोस्ट है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी समाप्त हो जाती है। ऐसी और मूवी देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें